स्पष्ट रूप में इन चीजों को खारिज कर देती है। लघु पराशरी कहती है कि ऐसा नहीं है। वो कहती है कि यदि कोई शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी बन जाए, यदि कोई शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी बन जाए, तो वह अपने अशुभ फल को देता है, ना ही शुभ फलों को देता है। ऐसे जातक चंद्रिका भी वर्णन करता है। अभी किताब का नाम सुनकर किताब को लेकर फिर किताब को पढ़ने नहीं लगना है कि भाई किताब में क्या है। ठीक है। तो लग्न के अनुसार ग्रह शुभ हैं या अशुभ हैं, इस पे आज हमारी चर्चा रहेगी। जैसे सूर्य है, सूर्य को एक ही घर मिला है, कुंडली में एक ही घर सूर्य को मिला है, सूर्य चंद्र को एक ही घर मिला है। तो सूर्य यदि 1 5 9 त्रिकोण के मालिक हैं, अभी इसे भूल जाइएगा कि कौन सा ग्रह नैसर्गिक रूप में शुभ है और कौन सा ग्रह नैसर्गिक रूप में अशुभ है। क्योंकि कुंडली के सदैव 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट है जो सबके लिए है, जो सब पे लागू होता है, जिसे हम लोग कारक तत्व कहते हैं। दूसरा पार्ट है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, जो अधिपति तय करते हैं, अर्थात हर भाव के स्वामी तय करते हैं उसे। इसे कौन सा भाव दिया गया वह तय करता है। जैसे सूर्य मेरे लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि पंचम का स्वामी है, लेकिन किसी कुंडली में यदि सूर्य छठे का स्वामी बन जाए तो वो अशुभ फलदायक हो जाएगा। वैसे ही चंद्रमा किसी के कुंडली में पंचम का स्वामी है तो शुभ हो जाएगा, लेकिन जो रुपेश जी कुंडली आप देख रहे हैं, इस कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ का स्वामी होकर अशुभ हो गया। अब नैसर्गिक रूप में तो चतुर्थ भाव चंद्रमा का ही है, कालपुरुष कुंडली के अनुसार भी, तो भी अशुभ हो क्यों हो गया? इसलिए क्योंकि 1 4 7 10, एक को छोड़कर 4 7 10, 4 7 10 जो भाव हैं वो क्या है? केंद्र के हैं। और शुभ ग्रह यदि केंद्र अर्थात 4 7 10 के स्वामी बनते हैं तो वो अशुभ फल देना प्रारंभ करते हैं, उनकी शुभता खो जाती है। सूर्य, सूर्य यदि लग्न के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, यदि सप्तम के हैं, दसम के हैं, 1 4 7 10, 5 और 9 के स्वामी हैं, इन्हें क्रोध में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो यह अपने अच्छे फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि अपना फल ये कर दें, अच्छे फल देंगे, जहां जिसके साथ बैठेंगे वो अच्छा फल ही देंगे। 1 4 7 10 5 और 9 भाव के स्वामी। आप कोई भी योग देख रहे हैं, जैसे अभी हमने बात की विवाह योग के बारे में, तो विवाह योग के लिए सूर्य हमें पंचम का स्वामी दिख रहा है तो वो ठीक है कि हाँ भाई वो योग कारक है, आगे चीजें बना सकता है। वहीं यदि सूर्य 2 8 और 12 भाव का स्वामी हो जाए, दूसरे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी हो जाए, तो वो तटस्थ हो जाएगा। तटस्थ का मतलब है वो न्यूट्रल रहेगा, वो जिसके साथ जाएगा उसकी वही दशा हो जाएगी। यदि वो अच्छे ग्रहों के साथ जाए तो अच्छी अवस्था में जाएगा, बुरे ग्रहों के साथ जाए तो बुरी अवस्था में चला जाएगा। वहीं यदि सूर्य 3 6 और 11 का स्वामी बन जाए तो वो अशुभ परिणाम परिणाम देता है, अशुभ फल प्रदान करता है। जैसे जैसे यह कुंडली है, ठीक है। अब इस कुंडली में सूर्य कहाँ स्वामी हो गए? पंचम भाव, तीसरे भाव के स्वामी हो गए, तो यह अशुभ फलदायी हो गए। अब इस व्यक्ति के शिक्षा में यह समस्या क्रिएट कर सकते हैं। अलाइनमेंट आपको पता है, लेकिन यदि व्यक्ति तीसरे भाव से जुड़कर ही शिक्षा ग्रहण कर ले तो उसे कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये चीजें जो आपके सामने कुंडली लेकर आते हैं, उन्हें तो इसकी कोई जानकारी नहीं होती है कि तीसरे भाव संबंधित हम काम करेंगे या शिक्षा ग्रहण करेंगे तो मेरी समस्याएं ठीक हो जाएगी, शिक्षा में समस्या नहीं आएगा। तो 3 6 11 भाव के स्वामी के अधिपति अशुभ फलदायी होते हैं।
जैसे हम लोग बहुत कुछ दिनों से अध्यात्म पे चर्चा कर रहे हैं, वहीं 3 6 11 भाव का स्वामी यदि सूर्य हो और अध्यात्म की राह पे आप चल रहे हैं, अध्यात्म की जागृति पे आप चल रहे हैं, तो आपके लिए वो सबसे अच्छा प्लैनेट बन जाएगा। चंद्रमा। चंद्रमा यदि 1 का स्वामी हो, 5 का स्वामी हो या 9 का स्वामी हो, चंद्र 1 का स्वामी, 5 का स्वामी या 9 का स्वामी हो, तो वह आपके लिए बेनिफिशियल है, अच्छा है। लेकिन वही वह 2 8 और 12 का स्वामी हो रहा है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। वो अपने चीजों को स्थिर कर देगा, जिसके साथ जाएगा वैसी उसकी दशा बन जाएगी। यदि वो तीसरे का स्वामी हो, छठे का स्वामी हो, चौथे का स्वामी हो, 7वें का हो, 10वें का हो, 11वें भाव का स्वामी, तो यह चंद्रमा आपके लिए, आपके कुंडली के अनुसार अशुभ फलदायी हो जाएगा। यह अशुभ फल देना आपको प्रारंभ कर देगा। उसके लिए यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये आपको पता है। जैसे छठा भाव है और छठे भाव का स्वामी हो गया चंद्रमा, तो छठा भाव और चंद्रमा दोनों को जोड़कर, जैसे छठा भाव क्या है, सेवा है। चंद्रमा क्या है, जल है। तो जल से आपको लोगों की सेवा करनी है। वो क्या हो गया आपके लिए यूटिलाइजेशन। या फिर नेवी में आप चले जाएं, वो आपके लिए क्या है, यूटिलाइजेशन। मंगल। सूर्य और चंद्र तो ठीक है, क्योंकि इन्हें एक एक घर दिया गया है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कि हाँ भाई, ये अशुभ है या शुभ है। लेकिन कहीं पे हमें समस्या हो जाती है। जैसे यहाँ शुक्र, शुक्र पंचम के स्वामी है और दूसरे भाव 12वें भाव के स्वामी है। तो यहाँ हमारे लिए समस्यादायक है, भाई करें तो क्या करें हम। यहाँ आपको यह पता है कि हम मूल त्रिकोण को लेकर चलेंगे। 9वें और 10वें, 8वें और 9वें के स्वामी शनि है। तो यहाँ भी समस्या है, वे शनि को क्या कहा जाए। जैसे मंगल है, तो मंगल को आप लग्न के अनुसार और सभी ग्रहों को, 5 ग्रहों को लिख लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे मेष लग्न है, मेष लग्न का जो जातक है, उसके कुंडली में मंगल क्या हो जाएंगे, शुभ हो जाएंगे, क्योंकि 1 और 8 के स्वामी हो जाएंगे। तुला है, तो तुला के लिए भी मंगल शुभ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो केंद्र के स्वामी हो रहे हैं। पाप ग्रहों के लिए, जिसे हम अशुभ ग्रह कहते हैं, उन ग्रहों के लिए यदि वो केंद्र के स्वामी बन जाए तो अच्छा है। और जो अशुभ ग्रह हैं, वो यदि केंद्र के स्वामी बन जाए तो उनके लिए अशुभ फलदायी होता है। तो यहाँ पे तुला लग्न है तो अच्छा है। यदि मीन लग्न भी हो रहा है, तो मीन लग्न में भी मंगल अच्छी अवस्था में रहेंगे, क्योंकि मंगल को 9वां भाव मिल गया। यदि कुंभ है तो कुंभ के लिए मंगल ठीक अवस्था में जाएंगे, क्योंकि मंगल को एक 10वां भाव मिल गया और एक तीसरा भाव मिल गया। और यहाँ पे आपका विचार आएगा कि भाई तीसरा भाव मिला है तो आप कैसे कह रहे हैं कि कुंभ के लिए वो शुभ है। मंगल क्या है, एक वॉरियर है। वो एक सेना है, सेनापति है वो। और सेनापति को यदि सेना का ही भाव दे दिया जाए तो कैसा रहेगा उसके लिए। तो वो तो फिर कहेगा भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, जो था वो मिल गया, जो करना चाहते थे वो दे दिए, तो अच्छा है। यदि हम सिंह लग्न की बात करें, तो सिंह लग्न में मंगल 9वां भाव का स्वामी हो जा रहा है और चतुर्थ भाव का स्वामी है, वो ठीक है। कर्क में, कर्क में मंगल 5वें का स्वामी और 10वें का स्वामी है। धनु में,
पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव जो न्यूट्रल है उसके स्वामी है। और वृषभ में इन्हें 7वां भाव जो केंद्र का भाव है वो दिया गया, और 12वां भाव जो न्यूट्रल है वो दिया गया। तो मेष, तुला, मीन, कुंभ, सिंह, कर्क, धनु, वृषभ, इन लग्न की कुंडली में मंगल शुभ अवस्था में रहेंगे। अर्थात मंगल जिस ग्रह के साथ जाएंगे उस ग्रह को मंगल सकारात्मक ऊर्जाएं ही देंगे, ना कि उसे नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे। इसके साथ यदि मंगल वृश्चिक के हैं अर्थात वृश्चिक लग्न है, मंगल यहाँ क्या क्या हो जाएंगे, अशुभ हो जाएंगे। यदि कन्या वृश्चिक लग्न है, कन्या लग्न है, मकर लग्न है और मिथुन लग्न है। वृश्चिक वृश्चिक में आप कहेंगे लग्नेश हैं, लेकिन उनकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ चली गई, छठे में गई है। दूसरा, कन्या, कन्या में उनकी दोनों राशियां कहाँ चली गई, एक 8 में और एक वहां चली गई, जो ये उचित नहीं है। दूसरा, मकर की बात करें हम, तो मकर में वो त्रिषणाय अर्थात 11वें भाव के स्वामी हो रहे हैं। मिथुन, मिथुन में यह दोनों त्रिषणाय भावों के अधिपति हैं। तो इस कारण मंगल वृश्चिक, कन्या, मकर और मिथुन लग्न की कुंडली में अशुभ माने जाते हैं। बुध, बुध वृषभ, मकर और तुला, वृषभ, मकर और तुला, इन लग्न की कुंडली में शुभ होते हैं। जैसे वृषभ, कौन सा भाव मिला है, दोनों ठीक ही हैं। दूसरा भाव 5वां भाव। मकर, इसमें कौन सा भाव मिल गया है, 9वां भाव। और छठा भाव मूल त्रिकोण 9वें में चली गई, अच्छा है। तुला, तुला में इन्हें तीसरा भाव, ये 9वां भाव मिल गया और 12वां भाव मिल गया। 12वां भाव न्यूट्रल है और 9वां भाव जो है सो बेहतर है। तो वृषभ, मकर और तुला में शुभ होते हैं। मिथुन, कन्या और कुंभ में, मिथुन, कन्या और कुंभ में ये तटस्थ होते हैं, अर्थात न्यूट्रल रहते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली में और कुंभ लग्न की कुंडली में। कर्क, मीन, धनु, वृश्चिक, मेष, सिंह। कर्क, मीन, धनु, वृश्चिक, मेष और सिंह, इन लग्नों की कुंडली में बुध अशुभ अवस्था में होते हैं, अर्थात जिस भी ग्रह के साथ जाएंगे वो अशुभ अवस्था में लेके चले जाएंगे। बृहस्पति, बृहस्पति वृश्चिक, कर्क, मेष, वृश्चिक, कर्क, मेष, इन लग्नों के स्वामी के लिए बृहस्पति शुभ होते हैं। धनु, मीन, सिंह, धनु, मीन, सिंह, इन लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति तटस्थ होते हैं। कुंभ, तुला, मकर, कन्या, मिथुन और वृषभ, इन लग्न को, लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति अशुभ फलदायी होते हैं। कुंभ, तुला,
मकर, कन्या, मिथुन और वृषभ, इन लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति अशुभ फलदायी होते हैं। दशा के लिए मैंने कभी आपसे बृहस्पति के बारे में खासकर बात की थी कि यदि आपके कुंडली में तीसराय की दशा चल रही हो और उस दशा के बीच में यदि योग कारक ग्रह जैसे 1 5 9 के ग्रह की दशा आ जाए तो वो दशा आपके लिए बहुत कष्टदायक होता है। महादशेश, जो महादशा का स्वामी वो त्रिषणाय हो, तो, और योग तो कारक ग्रह, त्रिकोण का स्वामी। योग कारक ग्रह अंतर दशा में चले जाएं तो बहुत ज्यादा कष्टकारक होता है, या प्रत्यंतर में भी जाएंगे तो वो कष्टकारक रहेगा ही रहेगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। स्वयं के अनुभव में भी हमने देखा है इसे कि वो कष्ट देता ही देता है। शुक्र, शुक्र तुला लगने की कुंडली हो, कन्या लगने की कुंडली हो, कुंभ लगने की कुंडली हो, मकर लगने की कुंडली हो, मिथुन लगने की कुंडली हो, इन कुंडलियों में शुक्र तटस्थ होते हैं। अर्थात यह अच्छे फलदायी या बुरे फलदायी ना होकर ये जिस ग्रह के साथ जाते हैं वैसा ही इनका बिहेव होता है। मेष, मीन, सिंह, कन्या, धनु, वृश्चिक और वृषभ, इन जातकों के लिए शुक्र अशुभ होते हैं। वृषभ लग्न के जातक, कुछ कुंडली हमारे पास आई जिन कुंडली में हमने देखा कि वृषभ लग्न के जातक की जब शुक्र की दशा आई, जो लग्नेश हैं उनकी दशा आई है, तो वो और ज्यादा उनके लिए कष्टदायक हो गया है, ना कि वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, और ज्यादा उनको कष्ट ही मिला है। जी। शनि, तो शुक्र इसमें कहीं शुक्र भी। में एक ग्रह छूट गया। क्या? एक भाव छूट गया। कौन सा? कर्क सर्विस। जी। कर्क कर्क आवाज आ रही है सर? कर्क अशुभ है। कर्क अशुभ है, जैसे कर्क लगने की कुंडली आप बनाते हैं, देखिए, तो कर्क लगने की कुंडली में शुक्र कहाँ के स्वामी हो गए? यहाँ के चौथे और और यहाँ के। एकादश और तीसरा। शुक्र सौम्य ग्रह हैं या तीसरा पाप ग्रह हैं वो बताइए। सौम्य ग्रह है। सौम्य ग्रह हैं, स्वामी कहाँ के हो गए? केंद्र के। तो ये अशुभ फलदायी हो गए। लेकिन मैं क्या लेकिन ये तीसरा भी तो हो रहे हैं। त्रिषणाय भी हैं और साथ में केंद्र के स्वामी भी हैं, इसलिए अशुभ फलदायी हो गए। लेकिन यहाँ पे हम जैसे क्या लेकर चलते, या फिर क्या होता है कि भाई यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि आ गई कहाँ? यहाँ आ गई मूल त्रिकोण राशि। चतुर्थ भाव केंद्र का स्वामी आ गया तो त्रिषणाय में दूसरी राशि चली गई है, अर्थात दूसरी पत्नी चली गई। पहली पत्नी जो जिस पत्नी से प्रेम करता है शुक्र, वह तो यहाँ बैठा है, तब तो अच्छा फलदायी हो जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि केंद्र का स्वामी होने के कारण इन्हें, जैसे केंद्राधिपति दोष गुरु को क्यों लगता है, इसलिए ही लगता है ना। शनि, और शुक्र और शनि, ये दोनों किसी भी लग्न की कुंडली में शुभ नहीं है, या तो तटस्थ है या अशुभ है। शनि मकर, कुंभ, तुला, मकर, कुंभ, तुला, वृषभ, वृश्चिक, कन्या, सिंह, कर्क, मकर, कुंभ, तुला, वृषभ, वृश्चिक, कन्या, सिंह, कर्क, इन लग्न के कुंडली में
शनि तटस्थ होते हैं। धनु, मीन, मिथुन और मेष। धनु, मीन, मिथुन और मेष, इन लग्न की कुंडली में शनि अशुभ होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको हम इन चीजों से हटकर, जैसे ये तो सभी ग्रह हो गए, राहु केतु का तो कोई घर होता नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इन सब से हटकर आपको हम एक चीजें आपके सामने रख रहे हैं, जिसे आप देखेंगे और कहेंगे भाई ये जो चीजें अभी आपने बात की वो सब तो गलत साबित हो रही हैं इस कुंडली पे। अब वो हमारी ही कुंडली है। देखिए, अभी दशा किसकी चल रही है? शनि के अंदर राहु, राहु के अंदर शनि, 12/5/2024 से। ठीक है। शनि का संबंध कौन कौन से ग्रह से हो रहा है? एक इनसे और एक मंगल से, मंगल से। चंद्रमा से। दशा कैसी रहनी चाहिए बताइए, अच्छी या बुरी? हम्म, आ, दशा तो अच्छी जानी चाहिए सर। कैसे व्याख्या कीजिए इसकी? क्योंकि इसलिए अच्छी जानी चाहिए कि हम आपको जानते हैं, आप ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, प्लस आपका जो ज्योतिष में सेवा है। नहीं नहीं, जो तो उससे फिर वो बातें फिर तो हो गई। आप अच्छा, एक मतलब कॉमन इस बात मैन पे करें उसके तो, लिए बताइए। कॉमन मैन में बात करें तो सर आप बोलते हैं कि जो केंद्र के जो, यदि ग्रह केंद्र में जाता है, केंद्र हम्म। में उसका स्वामित्व होता है तो शुभ फल देगा। हम्म। इसमें शनि भी केंद्र में है, जो उस हम्म। केंद्र के स्वामी है, तो ये अशुभता त्याग देंगे। मंगल भी केंद्र का ही मतलब लग्नेश है, तो ये भी अशुभता त्याग देंगे। हम्म। एक चंद्रमा थोड़ा सा इनको तकलीफ देंगे सर, क्योंकि चंद्रमा क्या है, शुभ है और एक केंद्र में है, तो ये थोड़ी सी तकलीफ होगी, तो चंद्रमा की तरफ से ही तकलीफ होगी। शनि और मंगल से तकलीफ नहीं होगा। बहुत अच्छी बात। अब व्यक्ति यदि यात्रा में लगा रहे कंटिन्यू तो? हाँ, तो फिर मंगल से चंद्रमा का भी तकलीफ नहीं होगा। यदि यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि आप चंद्रमा को यूटिलाइज कर ले रहे हैं, अभी तो आप ध्यान उनको दें कि जब तकलीफ से यह दशा लगी है राहुल जी, जी। से आप देख रहे हो कि प्रॉपरली क्लास नहीं चल पा रही है। जी सर, यात्रा यात्रा चल रहा है। प्रॉपरली क्लास नहीं चलने का रीजन यही है कि भाई यात्रा खत्म ही नहीं हो रही है। और वो ये मतलब यात्रा ये चंद्रमा, नहीं है कि, हाँ वो यात्रा ये नहीं है कि स्वयं घटित अर्थात स्वयं बनाया हुआ यात्रा है, नहीं। वो सामने से यात्रा आ रही है कि भाई आपको यहाँ जाना है तो आपको यहाँ जाना है। मतलब आपको चंद्रमा परेशान कर रहे हैं इस दशा में। हम्म। अब आज आप के यदि आज परेशान होते हैं तो परेशानी आपके लिए, यदि आप परेशान नहीं होते हैं तो आपके लिए आनंददायक है। बिल्कुल। हाँ, मतलब अभी के हिसाब से देखें तो सर, अभी के हिसाब से तो यात्रा में कोई परेशानी नहीं की, लेकिन जो नहीं, आज बिल्कुल। से कुछ वर्ष पहले तो यात्रा के लिए बहुत बड़ी तकलीफ होता था ना वो, हम्म। तो उसके हिसाब से तो ये परेशानी कर रहा है। दूसरा, जैसे अभी हमने बात की योग का, योग के लिए, ठीक है, तो योग कोई भी हो, उसी योग को देखने के लिए या समझने के लिए, जैसे अभी हमने इस कुंडली पे आपसे बात की, प्रज्ञा पांडे, एक मिनट, कहाँ गए प्रज्ञा पांडे जी? हाँ, प्रज्ञा पांडे। इस कुंडली पे हमने आपसे बात की, आपने कहा कि भाई इनकी कुंडली में विवाह के जो योग हैं वो बन तो रहे हैं, लेकिन वो फलीभूत होने में समस्या दिख रही है। अब बताइए क्या वही चीजें यहाँ भी आपको पुनः दिख रही हैं या फिर कोई बदलाव आपको इसमें दिख रहा है? बताइए।
तो अ, मैं तो सर विवाह के लिए दिक्कत हो रहा है सर। ठीक है, इसमें और एक यदि चीज हम और उसमें ऐड कर जाए, लीजिए। नवांश में जाए हम, हम्म। तो नवांश में भी इनका तो लग्न तो सेम है, मतलब इनका ये है, शनि की दृष्टि जुपिटर चौथे में चले गया है, तो ये मंगल तो वहाँ भी चल रहा है। मरकरी तीस पे सूर्य शनि और लग्न में शनि, सेम हो रहा है सर, मुश्किल है। कोई भी योग हम देखते हैं तो उसके चार नियम होते हैं। ठीक है, पहला है कि जो योग बन रहा है, अच्छा योग बन रहा हो, जी सर। तो क्या उस कुंडली में हमें यह दिख रहा है कि योग कारक जो है उसके ऊपर शुभ अधिपति की दृष्टि जा रही है। अधिपति अर्थात जो अच्छे भाव के मालिक हैं, जो जिसके बारे में ही हमने बात की आपसे, कि क्या उनकी कोई दृष्टि जा रही है। कन्या लग्न की कुंडली में शनि क्या है, बताइए। तटस्थ है सर, न्यूट्रल है। तटस्थ न्यूट्रल है। तो यहाँ पे लेकिन ये अशुभ प्रभाव जा रहा है वहां या नहीं जा रहा है, वो बताइए। नहीं, वो तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन वो जुपिटर के साथ है, जो केंद्र के स्वामी है। और कन्या लग्न के लिए जुपिटर अशुभ भी साबित होते हैं, तो जिसके साथ रहेंगे उसी की तरफ व्यवहार करेंगे ना ये। बिल्कुल। संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। दूसरा यह है, एक तो है कि यदि शुभ अधिपति के साथ हो तो अच्छा हम्म, है, या वह ग्रह जो योग बना रहा है वो खुद शुभ अधिपति हो। हम्म। तो जो योग कौन बना रहे हैं, बृहस्पति बना रहे हैं विवाह का। बृहस्पति जुपिटर बना। हाँ, जी। तो विवाह के योग को जब बृहस्पति बना रहे हैं तो क्या बृहस्पति शुभ अधिपति हैं या नहीं, वो बताइए अब। ये तो अशुभ है सर। अशुभ, ठीक है। एक, उसके बाद दूसरा आगे बढ़िए। ये दोनों खंडन हो गया। जो शुभ है वो भी अशुभ है। दूसरा है कि यदि योग कारक शुभ अधिपति के साथ है, तो युति तो बन नहीं रही है। युति बन भी रही है तो न्यूट्रल के साथ बन रही है, ठीक है, तो इसे न्यूट्रल रखते हैं। तीसरा, यदि योग कारक पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। क्या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है गुरु के ऊपर पे, गुरु के ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है? नहीं है। नहीं सर। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि वहां नहीं पड़ रही है। ऊपर से चंद्रमा भी और परेशान करने को आ गया है। और हमारा कौरव आ गया वो। ठीक है। चौथा है, यदि योग कारक उच्च या मित्र की राशि में बैठा हो। क्या ऐसा कुछ आपको दिख रहा है बचाव दोनों कुंडलियों में, नववांश में भी और लग्न में भी? जी सर, इस लग्न में भी ये उच्च में, क्योंकि गुरु अपने मित्र मंगल में ही बैठे हैं, पहली राशि में है। और हम्म। इसमें भी चंद्रमा के राशि में ही बैठे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, राशि तो उनके लिए फलदायक है, एनवायरमेंट तो अच्छा जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें से हमको कितने अंक मिले हैं? हमको 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट ये मिले, 2 ही पॉइंट मिले ना। दो, हाँ। एक न्यूट्रल हो गया और दूसरा भाई ए- उच्च या मित्र की राशि में है। 2 पॉइंट यहाँ मिल गए हमें। फिर दो में देखिए जैसे। कि यदि, क्या योग कारक अशुभ ग्रह का, अशुभ भाव का अधिपति है। जो योग कारक है वो क्या अशुभ भाव का अधिपति है? तो हमें दिख रहा है कि हाँ हाँ, अशुभ भाव मारक। का अधिपति है अपने लिए। ठीक है।
महाराष्ट्र। क्या योग कारक किसी अशुभ ग्रह के साथ है, अशुभ अधिपति के साथ है? हाँ, मतलब लग्न में तो चंद्रमा की दृष्टि आ रही है, ठीक है। सात तो और इसमें तो आपका नहीं, इसमें तो शनि तो शुभ ही है दृष्टि उसका आ भी। रही है, साथ में नहीं है, दृष्टि आ रही है। हम्म, दृष्टि ठीक। आ रही है। और चौथा, क्या योग कारक अपनी नीच या शत्रु की राशि में है? नहीं। नहीं। तो यहाँ पे हमें कितना पॉइंट मिला? चार में कितना हमें मिला है बचाव के लिए? इस- सिर्फ एक। स्वयं अधिपति भी है, योग हम्म, कारक में जो कहा जाए वो अधिपति के साथ हम्म, भी है, अशुभ योग कारक के हम्म, अधिपति के साथ है, और अशुभ योग कारक की दृष्टि ही पड़ रही है। तो अशुभ योग पति के साथ नहीं है, लेकिन दो यहाँ पे भी हमें जो मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं मिल रहे हैं। दो अच्छे मिल भी रहे हैं, दो अच्छे मिल भी नहीं रहे हैं। ठीक है। हम्म, हम्म, अब इस कुंडली का निष्कर्ष क्या होगा? इस कुंडली का निष्कर्ष कौन करेगा? अब तो भाई न्यूट्रल में हम चले गए कि अब करना क्या है इसमें। हम्म, तो वहां पे आपको देखने की आवश्यकता होगी किसे? ग्रह के कारक को। ग्रह के कारक को देखिए, शनि के साथ जुपिटर बैठा है। हम्म, यदि जातक प्रेम विवाह करने जा तो प्रेम विवाह हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? प्रेम विवाह हो जाएगा। पंचम का स्वामी सप्तम का स्वामी दोनों में एक साथ है। हम्म, लेकिन अरेंज के लिए जा तो समस्या होगी हम्म, और डिले भी होगा। हम्म, अभी जो दशा चल रही है, शनि के अंदर जुपिटर चल रहे हैं। 28/5/2022 से, हाँ। तो क्या यह विवाह के योग को दर्शा रहे हैं, विवाह को दर्शा रहे हैं? प्रेम विवाह को दर्शा रहे हैं। प्रेम विवाह को दर्शा रहे हैं, लेकिन विवाह को नहीं दर्शा रहे हैं। नहीं। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही राहुल जी। यहीं पे गलतियां होती हैं, क्योंकि हम यहाँ देख लेते हैं कि 12वें 7वें भाव का स्वामी है तो विवाह करा देगा, हम्म, लेकिन वो बैठा किसके साथ है? तो पंचम के साथ बैठा है। जब तक पांचवा यूटिलाइज नहीं होगा तब तक सातवां नहीं सामने आ सकता है। साथ में देगा। बिल्कुल। तो इस योग को याद रखिए, और इस योग के माध्यम से हम आगे पढ़ेंगे बहुत से योगों को। जैसे केंद्राधिपति योग है, केंद्रुम योग है, गजकेसरी योग है, सुनफा योग है, अनफा योग है। इन सभी योग योग पे आगे की कुंडली, आगे की जो